हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय अनसॉल्व्ड सॉल्व कर रहे हैं और 5 मार्क क्वेश्चन। तो जितने भी बोर्ड हैं, वो चाहे सीबीएसई हो, आईएससी हो, या राज्यों के बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या छत्तीसगढ़ का बोर्ड हो, कहीं का भी हो, सारे बोर्डों में 5 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और यही लगभग होते हैं जो है। ठीक है, ये सारे बोर्डों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से 5 मार्क वाले एक ही तरह के होते हैं। और आज हमने जो सेट लिया है स्टूडेंट 346 एक्सेस लिया है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिविटी पर है और वो इस वर्ष कोर्स में नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आर वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है ए स्टार इनिशियली हैज़ 10 टू द पावर 40 ड्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स यहाँ कितने हैं? नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 टू द पावर 40। ठीक है स्टूडेंट। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी वाया द फॉलोइंग प्रोसेस। अब प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट 1H2 प्लस 1H2, ये दोनों मिल करके 1H3 और प्लस 1H1 बनाते हैं। पहली रिएक्शन दिया हुआ है और दूसरी रिएक्शन दिया हुआ है 1H2 प्लस 1H3, ये 2He4 बनाते हैं प्लस 0N1 बनाते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है इफ़ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज 10 टू द पावर 16 वाट है। ठीक है, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज 10 टू द पावर 16 वाट। देन हाउ लॉन्ग विल द ड्यूट्रॉन सप्लाई लास्ट। ठीक है, तो ये कह रहा कितनी देर में ड्यूट्रॉन की सप्लाई बंद हो जाएगी, ड्यूट्रॉन की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद दिया हुआ है M1H2 दिया है, M1H2 दिया 2.014 mu, MH1H1 दिया है 1.007 mu और M0N1 दिया है 1.008 mu और M दिया है 2He4 4.001 mu और लास्ट में दिया 1 mu इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं ये सलूशन, यहाँ से आप नोट करेंगे, यानी कॉपी में यहीं से चलेंगे आप जो है। ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करने के बाद देखो क्या होगा स्टूडेंट, जब ऐड करेंगे तो जो दोनों तरफ होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो 1H3 इधर भी है, 1H3 इधर भी है, तो ये दोनों और है, जब ऐड होगा तो उधर भी पड़ेगा इधर भी पड़ेगा, तो वो हट जाएगा। तो इस साइड में जो आया हमारा 1H2 आया प्लस 1H2 आया
प्लस 1H2 आया, और इस साइड में हमारा आया 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1। ठीक है स्टूडेंट। अब इधर हमारे कितने ड्यूट्रॉन लगे हैं? 1 2 3 ड्यूट्रॉन लगे हैं। कितने लगे हैं? 3 ड्यूट्रॉन। और हमारे पास टोटल ड्यूट्रॉन कितने हैं? 10 टू द पावर 40 ड्यूट्रॉन है। ये टोटल ड्यूट्रॉन है। ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इसको हम M1 ले रहे हैं। रिएक्टेंट का मास इधर देखो स्टूडेंट कौन है? 1H2 1H2 1H2, ये 3 टाइम्स है, तो ये 1H2 का मास हो जाएगा, तो 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 2.014 इज इक्वल टू कितना आया? 6.042 AMU आया। ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का मास हम लोग M2 ले लें, तो ये हो जाएगा M2। और M2 में कितना कौन है? 2He4 है, कितना? एक ही है। 2He4 कितना है? 4.001 AMU प्लस 1H1 है, 1H1 का दिया 1.007 AMU, 1.007 AMU प्लस न्यूट्रॉन का है ये, ठीक है, M दिया 1.008 AMU, 1.008 AMU। ठीक है स्टूडेंट। अब इनको प्लस करिए स्टूडेंट, तो M2 की वैल्यू देखिए कितनी आई? ये आ गया 8 7 15 116, और ये बाकी 0 है, 16 आ गया, फिर 1 0 है, 0 आ गया पॉइंट। ठीक है। ये हो गया 41516 हो गया, इतना AMU आ गया। ठीक है स्टूडेंट। मास डिफेक्ट इसमें कितना आया? मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट कितना आया? डेल्टा M इज इक्वल टू, तो डिफेक्ट मतलब क्षति होती, घाटा होता है, इसका मतलब M1 ज़्यादा होगा, M2 कम होगा, वो तो है ही है, तो M1 माइनस M2 करेंगे। ठीक है। और यानी डेल्टा M यहाँ से कितना आ गया? अब आप आराम से माइनस कर सकते हैं। M1 की वैल्यू है 6.042, लिखेंगे माइनस 6.016 AMU। ठीक, इज इक्वल टू कितना आया? देखिए माइनस करिए डेल्टा M का, तो ये हुआ 12 माइनस 6 का 6 आया। ठीक, ये 3 माइनस 1 हो गया 2 आया। ठीक, 0.0 आया, ये पॉइंट आगे भी 0 ही है, इज इक्वल टू 0 पॉइंट डेल्टा M इज इक्वल टू 0.0026 AMU आया। ठीक है। रिलीज्ड एनर्जी इन गिवन रिएक्शन, ठीक है, दी गई अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा, तो इसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई? तो उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा E इज इक्वल टू
ध्यान से देखिए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0.026 इंटू 931, इतना एमयू है और 1 एमयू की वैल्यू दी हुई है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आ गया 0.026931 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10⁻⁻13, अब इतना ये जूल में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आप निकालिए। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई आ रहा है डेल्टा ई इज इक्वल टू 38.7296 इंटू 10⁻⁻13 जूल आ रहा है, -13 जूल। आप देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारे ड्यूट्रॉन रिएक्ट कर रहे हैं वो 1 2 3 ड्यूट्रॉन्स हैं। कितने ड्यूट्रॉन्स हैं? 3, और 3 ड्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एवरेज रिलीज्ड एनर्जी बाय 1 ड्यूट्रॉन। ठीक, अब एक ड्यूट्रॉन से देखो यहाँ 3 ड्यूट्रॉन, हमने जब रिएक्शन को ऐड किया दोनों को 3 ड्यूट्रॉन आ रहे थे, 1 2 3 ड्यूट्रॉन्स, और 3 ड्यूट्रॉन से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो 1 ड्यूट्रॉन से रिलीज्ड एनर्जी कितनी हो गई देखो स्टूडेंट, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ई डेल्टा ई डैश हो गया इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 3 हो गया, और ये हो गया 38.7296 10⁻⁻13 अपॉन 3 जूल आ गया। ओके स्टूडेंट, अब टोटल जितने ड्यूट्रॉन हैं उनसे टोटल से एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज्ड एनर्जी बाई टोटल ड्यूट्रॉन कितने हैं, 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स, 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स ई हो गया ये, ई इज इक्वल टू, ठीक है, और डेल्टा ई डैश आई इंटू 10⁻40 आ गया इसमें, और डेल्टा ई डैश हमारा कितना है स्टूडेंट, 38.7296 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻40। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 12.91, नियर अबाउट इतना आ रहा है, पावर हो गया 10⁻, यहाँ से 13 इसमें माइनस हो गया 27 जूल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें दे रहा है, और क्या दे रहा है, दे रहा है वाट पावर दे रहा है, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय स्टार, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय स्टार, तो पावर को हम लोग पी ही लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 10⁻16 वाट, 10⁻16 वाट। अब देखो स्टूडेंट, जो एनर्जी होती है, यही वर्क डन का फार्मूला हम लोग W = P × T पढ़ते थे,
तो टाइम इन विच ड्यूट्रॉन सप्लाई लास्ट, in which neutron supply will be last T is equal to W/P होता है, W की जगह E है, एनर्जी है, तो T is equal to E/P। E हमारा कितना हो गया 12.91 इंटू 10⁻27 अपान इधर आ गया P की पावर 10⁻16, ये ऊपर चला गया स्टूडेंट। T इज इक्वल टू 12.91 10⁻11 सेकेंड, या T नियर अबाउट इसको हम लिख सकते हैं 1.29 आ जाएगा, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। 10⁻1 इससे इंक्रीज होगा 12 हो जाएगा, इतना सेकेंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आपको लिखना है, और वो भी आप शॉर्ट में लिखेंगे, एक ही नंबर के लिए है इसमें, और इसका लिंक ऊपर लगा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। एक नंबर में आपको ट्रांसफार्मर लिखना है, बाकी 4 नंबर के 1 2 3 4 पॉइंट इसमें न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, तो आप जितने छोटे में लिख सकेंगे प्रिंसिपल उतना अच्छा रहेगा। तो अभी हम आपको बोल देंगे, लेकिन लिंक ऊपर लगा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो उस लिंक से ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा पढ़िए, ठीक है। अब इधर देखिए स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, आइडियल वर्ड यूज हुआ है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर। और तो नंबर ऑफ प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 2000 दिया है, और सेकेंडरी में फेरों की संख्या दिया है 50, ठीक है 50। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड मेन सप्लाई, तो प्राइमरी कॉइल में जो सप्लाई है तो वो वोल्टेज प्राइमरी का हो गया VP 120 वोल्ट, और सेकेंडरी टू ए बल्ब ऑफ 0.6 ओम रेजिस्टेंस। सेकेंडरी कॉइल में बल्ब कनेक्ट है और बल्ब का रेजिस्टेंस 0.6 ओम है, तो रेजिस्टेंस सेकेंडरी का है, इसलिए RS लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के वोल्टेज को हम लोग VS लिखते हैं, इसलिए VS आपको कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है करंट इन द बल्ब में करंट निकालने का मतलब कि इसमें बल्ब में करंट यानी सेकेंडरी में करंट, ठीक है। फिर कह रहा करंट इन प्राइमरी में करंट। फिर कह रहा है पावर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो दोनों पावर आइडियल है तो पावर बराबर होगी दोनों की, तो हम लोग एक का पावर निकाल लेंगे, वही पावर मानी जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका सलूशन तो ऊपर पड़ा ही है, पहले वो लिखेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, हेडिंग डालेंगे उसको आप, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हिंदी वाले लिख लेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत।
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हम बोल दे रहे हैं, दोनों लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन करंट इज चेंज इन प्राइमरी कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ओके। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना ही इसमें लिखेंगे, ज़्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है जो है, ठीक है। एक नंबर में बस इतना ही आप लिखेंगे। हमने हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल इसका देखिए स्टूडेंट। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हमें Vs पता करना है, तो पहले पॉइंट के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, Vs अपान Vp इज इक्वल टू Ns अपान Np होता है, ठीक। इससे देखो Vs हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, Vs निकालना है इसमें। Vp हमारा कितना 120 इज इक्वल टू Ns हमारा 50 और Np हमारा 2000। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, Vs इज इक्वल टू हो गया, यहीं पे काटेंगे, यहाँ 50 इंटू 120 अपान 2000, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ सॉल्व करिए स्टूडेंट। 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 0 फिर कैंसिल हो गया, ठीक। 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया, 10 हुआ। 2 से इसको काट दिया तो 6 हुआ। 6 5 जा 30 अपान 10 हो गया, यानी Vs इज इक्वल टू 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। खुद आराम से सॉल्व करिए और समझिए। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में Is हमें फाइंड करना है। Is इज इक्वल टू Vs अपान Rs होगा। I इज इक्वल टू V अपान R होता है, तो Vs हमारा कितना आया 3 आया, Rs हमारा कितना 0.6 आया। दोनों को डिवाइड कर लो स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 5। Is आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट देखिए। अब तीसरे पॉइंट में हमारा क्या निकालना, Ip निकालना है। तो Ip निकालने का एक फार्मूला हम लोग ऐसे निकालेंगे, Ip अपान Is इज इक्वल टू Ns अपान Np, ठीक। और यहाँ सब कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट, Ip केवल हमारा निकालना है। तो Ip हमारा हो गया अपान Is कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू Ns हमारा कितना है, ध्यान से देखिए 50 और Np है 2000। Ip कितना आया स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 0 कैंसिल हो गया, 25 अपान 200 आ गया, 25 अपान 200। इसको डिवाइड करके आप खुद निकालिए, 0.125 एम्पियर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे, ठीक। और चौथे पॉइंट में हम पूछ रहा, देखिए क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए Pp यानी प्राइमरी की पावर
इज इक्वल टू पी एस सेकेंडरी पावर, और ये दोनों इक्वल होती है तो कोई चाहे पी एस वाला लिख लीजिए चाहे पी पी वाला, तो पी एस इधर है इसी से लिख देते हैं वी एस आई एस, पी इज इक्वल टू वी आई सेकेंडरी का हमने लिख दिया, दोनों पर इक्वल है। ठीक है, वी एस देखो स्टूडेंट कितना आपने निकाला है 3, आई एस कितना आपने निकाला है 5, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 15 वाट। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आर, और इसमें लिखा है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट लिखा है, वो खुद सेल्फ इंडक्टेंस ही होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एक कॉइल है, ऐसे करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, अगर हम इसको इस तरफ ऐसे इंक्रीज करें, रियो स्टेट को ऐसे हम लोग इधर चलाएं, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा करंट इंक्रीज होगी। ठीक, अगर हम इसको इस तरफ बढ़ा दें, इसको इस तरफ बढ़ाएं ऐसे इस तरफ, तो जैसे जैसे वो इधर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगी। दोनों चीज़ें हमने बताई। आप जो है इंक्रीजिंग का भी दिखा सकते हैं, डिक्रीजिंग का भी, पर हम लोग यहाँ डिक्रीजिंग से लगाएंगे। ठीक है, वी नो दैट induced EMF in the coil। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF इन द कॉयल, हम जानते हैं कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एल क्या है, इसका जो है यही सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरकत्व है इसका जो है। ठीक है, एल कौन होता है, स्वप्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, ये हेडिंग में ही डाल दो इसको। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से एल को हम अगर लिखें तो हमारा आया ई अपान माइनस का डी आई बाई डी टी, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड। माइनस इसलिए कि यहाँ पहले से माइनस है, माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन एल इज इक्वल टू ई आ गया अपान माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, यानी एल इज इक्वल टू ई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी पर आप डिफाइन करेंगे। इफ करंट इज डिक्रीज्ड इन द कॉइल विद रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, डिक्रीज मतलब माइनस हो गया। ठीक है, इफ करंट इज डिक्रीज्ड इन द कॉइल विद रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, यदि किसी कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को कुंडली का स्वप्रेरकत्व या सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसे एल से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक हेनरी है। इट इज डिनोटेड बाय एल, एसआई यूनिट इज हेनरी। ओके, अब इसका आगे भाग देखिए स्टूडेंट,
ए सोलेनाइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है, एक सोलेनाइड है ऐसे, ये सोलेनाइड ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और इससे एक बल्ब यहाँ पे जुड़ गया है ऐसे, ठीक, बी लिखा हुआ है यहाँ। और इसको अल्टरनेटिंग करंट से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ये ऐसे लगाया है, अल्टरनेटिंग करंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो डायग्राम हो गया, इसका एल हो गया। अब आगे कह रहा है कि ए सोलेनाइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड ए बल्ब बी आर ज्वाइंड इन सीरीज विद एसी सोर्स एज शोन इन द फिगर। ये एसी सोर्स में इन्होंने ऐसे बनाया था, हमने भी इन्हीं की नकल कर ली पेपर की। कह रहा हाउ वुड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज व्हेन, तो बल्ब की ब्राइटनेस जो है कैसे चेंज होगी जब, पहला पॉइंट कह रहा है इसके अंदर, पहला पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलेनाइड आर रिड्यूस्ड। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इन सोलेनॉइड, ये तो क्वेश्चन से ही है, सोलेनॉइड देन। आप देखो स्टूडेंट, अगर इसकी रिड्यूस होगी, क्या रिड्यूस होगी, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस होगा तो एल हमारा डिक्रीज होगा, देन एल विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। एल घट जाएगा, जब नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो एल की वैल्यू घटेगी, और एल की वैल्यू घटेगी देयरफॉर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल विल बी रिड्यूस्ड, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, एक्सेल हमारा रिड्यूस होगा, अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, बल्ब तो रेजिस्टेंस होता है ना, तो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ जो हमारा जेड का फार्मूला आएगा, ठीक है, देन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है स्टूडेंट। जेड डिक्रीज होगा एंड करेंट आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड विल बी increased, so brightness of the bulb, brightness of the bulb will be increased also, ठीक है। हिंदी वाले देखें, प्रणालिका में फेरों की संख्या घटने पर एल का मान कम हो जाता है, ऊपर लिंक लगा है, उस लिंक को टच करेंगे एल के बारे में आपको मिल जाएगा, एल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एक्सेल का फार्मूला ओमेगा एल होता है, इससे जो है एल डिक्रीज हुआ तो एक्सेल डिक्रीज होगा,
जब एक्सएल डिक्रीज होगा तो यहाँ जेड का फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, तो इससे जेड डिक्रीज होगा। और जब जेड डिक्रीज होगा, जेड कम हो जाएगा, तो आई आर एम एस इंक्रीज होगी, करंट बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी तो बल्ब की चमक भी बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कह रहा है कि एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनाइड। सोलेनाइड के अंदर आयरन रॉड रखने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो एल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में देखिए, एन आयरन रॉड is placed inside the solenoid L will be increased, एल इंक्रीज हुआ तो अभी यहाँ देखिए एल डिक्रीज हो रहा था तो जेड डिक्रीज हो गया, तो वैसे एल इंक्रीज हुआ। देन एक्सएल एंड जेड विल बी इंक्रीज्ड and IRMS will be decreased। इसी फार्मूले से IRMS, इसमें जब Z बढ़ गया तो Z बड़ा हो गया तो IRMS डिक्रीज्ड हो जाएगी। सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज्ड, सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब will be decreased। IRMS कम हो गया मतलब डिक्रीज हो जाएगा ब्राइटनेस। ठीक है। विल बी डिक्रीज्ड। ठीक। नंबर थर्ड पॉइंट, अब इसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया उसने, तो जब इसके सीरीज में कैपेसिटर मान लो यहाँ हमने लगा दिया, ये कैपेसिटर है। ठीक। अभी तक ये कैपेसिटर नहीं था, अब ये कैपेसिटर लग गया और ये है एक्सएल इस पर आएगा और इस पर एक्ससी आ जाएगा कैपेसिटर पर। अब ये दोनों कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, तो तीसरे में एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है। ठीक। देन अब जब ये ऐसा हो जाता है तो हम लोग जेड का क्या फार्मूला पढ़ते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है। और ये आर जो होता है हमारा, ये जेड मिनिमम होता है इस समय। ठीक है। जब जेड जो है आर के इक्वल होगा तो जेड मिनिमम होगा, देन जेड विल बी मिनिमम। ठीक है। देन जेड विल बी मिनिमम, और जब जेड मिनिमम होगा देन IRMS विल बी मैक्सिमम एंड IRMS विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ये इंक्रीज है, स्पेलिंग ऊपर इंक्रीज की लिखी है, सही उससे मैच करा लीजिएगा। ठीक है। IRMS विल बी मैक्सिमम, और जब IRMS यानी करंट मैक्सिमम होगी सो ब्राइटनेस
ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब will be increased, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, ये जो एक्सएल और एक्ससी की कंडीशन होती है, दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब देखो स्टूडेंट, हिंदी वाले इसको देखें कि जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो माइनस करने पर 0 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर रूट में आएगा तो आर आ जाएगा। और ये जेड का न्यूनतम मान होता है, ठीक है, जेड विल बी मिनिमम, तो जेड न्यूनतम होगा, जेड का मान न्यूनतम होगा तो यहाँ से देखो IRMS का मान अधिकतम हो जाएगा। जब जेड नीचे है न्यूनतम होगा तो IRMS अधिकतम हो जाएगा और उस कंडीशन में बल्ब की चमक बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी इंक्रीज्ड। अब देखो स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, इसको रिजोनेंस कंडीशन भी कहते हैं, रिजोनेंस कंडीशन, ठीक है, यानी इसको अनुनाद कहते हैं, ठीक है। ये अनुनाद की स्थिति में ऐसा होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ उसकी ज़रूरत हमें नहीं दिखी इसलिए हमने नहीं लिखवाया इसमें तो हमें केवल इतने से काम चल जा रहा था हमारा, पर ये कंडीशन जो है ये अनुनाद की कंडीशन, आप चाहें तो इसमें लिख देंगे तो सोने पर सुहागा होगा, ठीक है।